बसरा साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। बसरा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, महंगाई कब कंट्रोल में आएगी? ये बेसिक सवाल है जो तमाम लोग पूछ रहे हैं। बसरा साहब आपसे भी लोग पूछते होंगे, दिल पे हाथ रखे हो बताइए, आप जहाँ मिलते होंगे लोग कहते होंगे कि महंगाई बहुत है, कैसे कंट्रोल होगी? डॉक्टर फिज़ा, ख़ास तौर पे शेख कैसर साहब की और बिलखुसूस आपोजिशन की सादगी पे मर ना जाए कोई, कितने मासूम और कितने पितर लग रहे थे बात करते हुए। इनके अंदाज़ा करें जिनकी वजह से मुल्क इस नौबत को पहुंचा है। ये कहते हैं कि हमने 70 साल लूटा है, हमने माल बनाया, कमीशन खाए, अब ठीक आप करें। मैं शेख साहब से बड़ा मासूमाना सवाल करता हूँ, कहते हैं मैं पार्टी लाइन नहीं लेता। अगर आप पार्टी लाइन नहीं लेते शेख साहब, तो दिल पर हाथ रख के बताइए कि ये बातें जब आप अपनी पार्टी आपकी हुकूमत में थी उनसे बातें क्यों नहीं की कि 32,000 अरब का कर्जा। कोई मुझे ऐसी हुकूमत बता दे, कोई ऐसा मुझे लीडर बता दे दुनिया के अंदर कि जब वो हुकूमत में आए, जब वो वज़ीर आज़म बने, तो आते ही उसको 32,000 के कर्जे मिले विरासत में, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज़ हो, और फिर किस तरह मगरमच्छ के आंसू बहाए जाए। देखें जी, ये 15 दिन, ओ भाई घर का बच्चा ख़राब है तो 15 महीने में ठीक नहीं हो सकता। तो ये तो वो मुल्क है जिसको दोनों नहीं, चारों हाथों से बेदर्दी के साथ लूटा गया है। इसीलिए आज मुल्क गरीब से गरीब तर हो गया, आज गरीब से गरीब तर हो गया, और ख़ुद आप अरबोंपति और खरबोंपति बन गए। आप देख लीजिए अगर कोई बात गलत है। और डॉक्टर फिज़ा, मुझे शेख साहब से वो गीदड़ सिंगी बता दें या कौम को फार्मूला बता दें जिससे मुल्क तो गरीब हुआ, हम कर्जों में डूबे, और ये किस तरह अमीर से अमीर तर हो गए। अगर मुल्क डूब रहा था, मुल्क कर्जों में जा रहा था, कौम गरीब हो रही थी, तो इन लीडरान को भी तो साथ गरीब होना चाहिए था ना। अच्छा, अब आते हैं डेफिनेटली हम हुकूमत में हैं, लोगों को इस माफियाज के खिलाफ उन्होंने वोट डाला है इस तवक्को के साथ कि तब्दीली आएगी, निज़ाम बदलेगा, नया पाकिस्तान आएगा। तो मेरे डॉक्टर फिज़ा, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा पिछले दिनों? उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि हर निज़ाम के अंदर स्पीड ब्रेकर मौजूद हैं, माफियाज मौजूद हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को राह रास्त पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इकानमी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, महंगाई हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इनको पता था कि हमारा किया दरा भुगतना इन्होंने है। मुझे बताएं डॉक्टर फिज़ा, इंशाल्लाह अगर हमने इसको काबू कर लिया, जो कोशिश इंडिकेटर्स बेहतर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उस वक्त फ़ायदा होगा जब इसके असरात ये कैमरे से पीछे बैठा मेरे भाई तक पहुंचेंगे, एक गरीब आदमी तक पहुंचेंगे, वहाँ अभी नहीं पहुंच रहे। ठीक, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, रुपया स्ट्रांग हो रहा है। खुद शेख साहब ने कहा पहले से महंगाई कम हुई, इंडिकेटर आए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया? मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। हालात अच्छे नहीं है, आपने ग्रेटनेस का मुजाहिरा किया, आपने कहा काफ़ी नहीं है, क्योंकि आम नाजरीन जो मैं देख रहे हैं, आम आवाम जो है अभी तक बात सच्ची है, उनको कोई फायदा नहीं। आदमी किस तरह गुजारा करे? ठीक, बहुत अच्छी बात बसरा साहब। अच्छा जी, मैं मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जी एहसास सुने एक बात सुन ले। जी इंडिकेट एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, यूथ लोन प्रोग्राम लॉन्च किया, यूथ नौजवान प्रोग्राम, और अभी कल प्राइम मिनिस्टर ने तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप अनाउंस किए, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों को एड्रेस कर सकें ताकि लोग कम से कम मुतासर हों, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत प्रेशर है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। बसरा साहब, वो तो पुराने में बड़े लैपटॉप बांटे थे ना। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही, जो बेसिक नीड है आपकी, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों के पास रोज़गार के मौके वाकई नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं, ये सैलरीज हैं, आम लोगों की सैलरीज कितनी है आपको भी पता है, क्या गुजारा होता है जितनी महंगाई है? ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहले लोग हुकूमत करके गए और 3-3 बारियाँ ली, उन्होंने बहुत से मसाइल समेत, ये पीटीआई गवर्नमेंट को जब लोगों ने वोट दिया, यानी कहते हैं ना आपको विरासत में मिला, किसी लड़की को जहेज में मिला, वाकई पीटीआई गवर्नमेंट को बहुत से मसाइल जहेज में दिए, पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने उनको दिए होंगे, उससे पहले उन सब की बारियां लगी रही। हाँ, मसाइल मिले, लेकिन अब अगला सवाल क्या? ठीक है, मैंने अग्री किया आपकी बात से बसरा साहब, बिल्कुल सही, जहां तक सही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप एक न्यूट्रल बंदे, आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करे। मुझे बताइएगा कि पीटीआई के अपने अंदर कोई मसला नहीं है, सब कुछ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने विरासत में जहेज में दे दिया इनको मसाइल, इनके अपने अंदर काबीना में कोई फ्लॉज नहीं है, सब आपको परफेक्ट नजर आता है, 100 में से 100 नंबर देंगे आप? जी बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि
हमारा तो ताल्लुक़ किसी चीज़ से नहीं है, सियासत से नहीं है। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये समझते हैं कि सिर्फ प्रोपेगेंडा से मसला हल हो जाएगा, लोगों की ज़ुबानें बंद कर देंगे और ये कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा के पहले लोग ये करके लोगों को अभी समझ आ गई कि हुकूमत चलाने का, मईशत चलाने का एक तरीका होता है और वो इनको पता नहीं है। इनकी जो टीम है इंतहाई कमज़ोर है और जितने भी प्रोग्रामों के ऊपर ये जो कहते हैं ना एहसास प्रोग्राम, यूथ प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, कभी इकट्ठा देना शुरू कर देते हैं, ये तमाम बेकार चीज़ें हैं। ये मईशत चलाने का कोई तरीका नहीं है और लोगों को अभी पता चल रहा है कि इनसे मईशत चल नहीं रही है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कि उन्होंने इतना कर्जा लिया, उन्हें कर्जे लोग लेते हैं तब भी हुकूमत चलाते हैं। ठीक, ये जो जितनी महंगाई इन्होंने कराई है, यानी बिजली की कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँचाई, सुई गैस की कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँचाई, ये टैक्सों का निज़ाम कितना, ये कहते हैं कि हम तो कारोबार बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया। बाहर जो है अभी यानी वो कहते हैं ना कि टैक्स का निज़ाम वो शबर जैदी साहब को लाए थे, उन्होंने किया जो कुछ भी वो कर सकते थे, लेकिन वो कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया। किसी जगह पे भी कोई कारोबार नहीं चल रहा है। तो कहते हैं कि आप टैक्स, कारोबार चलेगा, पहिया चलेगा तो आपको टैक्स मिलेगा ना, वरना जो फिक्स टैक्स है वो तो आप ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली वो जो मईशत चलाने का तरीका है उस तरफ इनका ज़ोर नहीं है। इनका ज़ोर है कि जो कोई आदमी बोले उसको 4-5 आदमी ने, इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो वो क्या कहते हैं कि ये इमरान खान साहब का नुमाइंदा है, ये किसी और चीज़ का नुमाइंदा है कि सूबाई हुकूमत में ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कि आप कुछ करते हैं फटाफट उसके ऊपर जंप करते हैं कि आप लोग, या अभी आपने देखा एक किसी साहब ने बात की, दूसरे साहब जो है वो उनकी अपोजिशन में, जो एक्चुअली मुल्क की मईशत है वो स्टैंड स्टिल है, एक जगह पे खड़ी है। और इस तरीके से ये खैरातों से ये जो मेहमान खाने बना रहे हैं, ये जो दूसरे, मेरे ख्याल में इससे हुकूमत नहीं चलती। एक चलता फिरता मुल्क, लोगों को कारोबार चाहिए, लोगों को कोई ज़रिए माश चाहिए, लोगों को रोटी नहीं चाहिए कि अगर आप उनको रोटी प्रोवाइड कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए कि प्रोपेगेंडा से हुकूमत नहीं चलती। ठीक है, हमें अपनी तरजीहात देखनी होगी। ठीक है, प्रायोरिटीज क्या है वो सेट करनी होगी। जो भी आदमी बात करे उसके पीछे पड़ जाए। ठीक है बिल्कुल साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। शेख साहब अब आपकी तरफ आती हूँ। अब आते हैं जी आपके कायदीन की तरफ। बड़े खुश हो रहे थे आपके इमरान खान साहब के बारे में बात हो रही है, पीटीआई के बारे में बात हो रही है, उनके फ्लॉज के बारे में बात हो रही है। मैंने आगाज़ में कहा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ भी आते हैं। नवाज शरीफ साहब चले बीमार हैं, मैं तो कहती हूँ नेशनल बीमार हैं वो, अल्लाह उनको सेहत दे। और इतनी बीमारियाँ उनको, इतनी बीमारियाँ, लेकिन फिर भी जब वो उनकी कोई ना कोई तस्वीर आती हैं, कोई ना कोई वीडियो लोग शेयर करते हैं तो हैरानी होती है कि इतना बीमार बंदा ऐसे कैसे एंजॉय कर सकता है। खैर चले, नवाज शरीफ साहब हैं वो शायद बाकियों से हटके हैं। नवाज शरीफ साहब की जिन्होंने गारंटी ली थी, वापसी की जिम्मेदारी ली थी छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, वो खुद लंदन में हैं। अब मरियम नवाज को भी आप लोग बाहर भेजना चाहते हैं, खुद भी जाना चाहती हैं वालिद की खिदमत के लिए, और वालिद ने खुद भी कह दिया कि मेरा इलाज मरियम के बगैर हो ही नहीं सकता। आवाम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसे हालात में जब लीडरशिप बाहर हो कि आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। ये कैसा एहतजाज होगा? इसमें नवाज शरीफ भी नहीं होंगे, शहबाज शरीफ भी नहीं होंगे, और मरियम भी अगर आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बाहर चली जाए तो लीड कौन करेगा? क्या फिर मौलाना फजलुर रहमान पे आके रुकेंगे आप जो लीड करेंगे? जी, जैसा कि आपने खुद कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो तो सारे बोर्ड ने उनको कहा कि ये बड़ा सीरियस बीमार हैं। खुद इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग में ही कहा कि मैं इनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, क्योंकि ये बहुत सीरियस बीमार हैं, और मैंने अपने शौकत खानम के डॉक्टर से भी वेरीफाई कर लिया है, डॉक्टर शमसी यहाँ से आए, आगा खान के एक्सपर्ट, उन्होंने यही बात की। और इनकी अपनी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने अभी भी यही कहा है कि वो वाकई सीरियस बीमार है। तो मैं समझता हूँ उनकी बीमारी पर कोई बात करना वो तो हमें रेब नहीं देता, वो तो ये रिपोर्ट भेजें। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, बिल्कुल वो यहाँ आ रहे हैं, और मैं भी यही चाहूँगा, अपोजिशन लीडर हैं
उनको हमारी बिल्कुल यहाँ आके पार्टी को गाइड करना है, और यहाँ वो आके जो भी कोई एहतजाज होगा, जो कुछ उन्होंने, क्योंकि मियाँ साहब उनके भाई बीमार थे, उनके साथ उनकी बेटी भी यहाँ से नहीं जा सकी, तो उनको वो मार्च में हमें बताया जा रहा है, जो हमें बताया गया है वो कि वो मार्च में आएंगे। लेकिन मैं यहाँ एक थोड़ा सा बसरा ने जो बात की ना, ये बसरा साहब या तो फैक्ट्स एंड फिगर लेके आया करें। अभी हमारे वक्त जब कर्जा हुआ ना, तो हम आए, हमने कुल 5 साल में 11-11.5 हज़ार अरब का कर्जा लिया। इन्होंने ये 1.5 साल में 11-11.5 हज़ार का कर्जा नया ले लिया। हमारे वक्त में एक आदमी जो पाकिस्तान का 1,25,000 का मकरूज था, अब वो 2.25 लाख का मकरूज हो गया। हमारे वक्त में कौमी आमदनी 320 बिलियन डॉलर थी, आज वो कौमी आमदनी 280 बिलियन डॉलर चली गई। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर ये लोगों का जो तरक्की होती रहती तो आज 1500 अरब जाता लोगों के पास। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। आप सिर्फ प्रोपेगेंडा से कोई फैक्ट की बात करें, मेरे साथ बैठ के बात करें कि भाई महंगाई पहले क्या थी अब क्या हो गई। पहले 6% थी अब 12% हो गई। पहले जो हमारा जो डेट है ना, जिसको हम फिजिकल कंसोलिडेशन और डेट लिमिटेशन, एक एक्ट पास हुआ है 2005 में, जिसमें यह तय था कि 60% कौमी आमदनी से ज़्यादा कर्जा नहीं लेना। हमारे ज़माने में भी वो ज़्यादा लिया गया, 67% तक ले लिया गया, हमारी कौमी आमदनी का तकरीबन 2/3, लेकिन अभी वो 85% हो गया। अब बताइए, अगर मेरे फैक्ट में कोई गलती है, कोई, अच्छा आपने तो को ठीक करना था ना, आपने हर चीज़, चलो मानता हूँ मैं कि हमारे यहाँ परफेक्ट नहीं था, कई हमारे यहाँ भी जो इकानमी में हमारा ख्याल था, लेकिन ये अभी 12 लाख की मोहतात अंदाज़ा है कि 12 लाख के लोग नए बेरोज़गार हो गए, और अभी आइंदा आपने तो 1 करोड़ बंदों को नौकरियाँ देनी थी। तो ये क्या, ये बताएं ना, ये बात बजाय कि हमें ही कहते रहे, मतऊन करते रहे, ये कहते हुए तो आपको 3 साल हो गए ना, 3 साल हो गए आप हमारे खिलाफ बातें करें। चलो जो आप कह रहे हैं ना, हम तो इस वक्त नहीं है ना, आप है ना, आपने तो बड़े वादे किए थे ना, सुहानी बातें की थी ना, कि लोग आएंगे और लोग, हमारा मुल्क आगे बढ़ जाएगा, हमारी इस वक्त मुईशत चल नहीं रही। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना, बिल्कुल मैं कारोबारी बंदा हूँ, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, सारे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, रोजगार ही नहीं चल रहा। आप इंपोर्ट इतनी कम हो गई है, इंपोर्ट को कम होना ये अच्छा समझ रहे हैं। दुनिया में किसी बंदे से पूछ ले, इकानमिस्ट से या भविष्य को जो समझता हो कि इंपोर्ट कम होना, रॉ मटेरियल ना आना, मशीनरी ना आना, आपकी चीज़ें ना बाहर से आए और आपकी ट्रेड ही कम हो जाए, ये कौन सी बेहतरी वाली बात। ठीक है बसरा साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बहुत से पॉइंट्स ऐसे शेख साहब ने जो बोले, डिस्कस किया, आप उनका जवाब देना चाहेंगे? देखिए शेख साहब का मुझे एहतराम है, लेकिन ये तो वही बात है कि उतू खाई जाओ तो थलू खाई जाओ तो उतू रोड़ा पाई जाओ। अंदाज़ा करें, ये नहीं बताया कि सियासत में आने से पहले इनके पास कितना माल था और आज कितना माल है। ये बता दिए कि पाकिस्तान का ये हो गया वो हो गया। मैं अपना बताऊं तो मेरा तो कम, मेरी तो हर चीज फिगर आपके सामने है। शेख साहब मेरे साथी पूछते हैं ना, तो मेरा तो फिगर आपके सामने है, आप चेक कर लीजिए। मेरी बेल सुन ले, आपका जाती, अच्छा उनकी बात सुने, उनको मौका दूंगी। शेख सर आपका जाती तो पूछा ही नहीं है, आपकी जाती बात की नहीं मैंने तो उनकी की है। शुक्रिया जी। आपसे मुराद कायदीन थे जो आपके लीडरान थे, आपकी लीडरान थे, जो आज उनके खिलाफ जो चीजें आ रही हैं आप खुद बता दीजिए। अच्छा दूसरी बात देखिए, गुजारिश ये है कि इन्होंने कहा कर्ज लिए, मैं इस पहले का जवाब दे लूँ। भाई कर्ज उतारने के लिए कर्ज कोई हुकूमत आज तक आपने सुना होगा लेती होगी? कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, तो कभी भी ना लेते। कर्ज उतारने के अलावा ज़्यादा पड़ा है और इंशाल्लाह इसके बावजूद चैलेंजेस छोड़कर गए हैं, मसाइल छोड़कर गए हैं, वसाइल हमारे पास कम है। अच्छा बसरा साहब, एक और पॉइंट चैलेंज से मुझे याद है, मैं जरा ऐड कर दूं, आपका कमेंट चाहूंगी, फिर ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी। चैलेंज से मुझे याद आया कि जो मईशत का ये हाल करके गए हैं समदी साहब, जो कि वजारत समदी अमूर भी संभालते रहे, इसाक डार साहब की बात कह रही हूँ, वो तो बड़े चैलेंज देते हैं आपको भी, आपकी गवर्नमेंट आने के बाद, कि मुझे भी अभी बताएं तो मैं भी मईशत ठीक कर दूंगा, कोई जादू की छड़ी घुमाते। अच्छा ये बताएं, 4 बारियां ली, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे, 4 बार रहे, तो क्यों नहीं ठीक कर दिया? कर्जे ख़त्म कर दिए होते उस वक्त, आज कुछ भी ना मसले होते। अच्छा अब गुजारिश ये है, आपने सवाल किया था मियाँ साहब वाला, बड़ी मासूमियत से उस सवाल को टाल गए शेख साहब। यहाँ ज़ाहिर तजर्बा होता है, बुजुर्ग आदमी है। बात सिर्फ इतनी है कि भाई आप इलाज करवाने गए थे, फिर मैं कह रहा हूँ डॉक्टर फिज़ा ने भी सही कहा कि अल्लाह ताला उनको 100 साल की ज़िंदगी दे और जितने बीमार हैं सबको सेहत दे। लेकिन आप ये देखिए कि आप अदालतों से ज़मानत लेकर गए हैं, आपको बार बार कह रहे हैं कि आप 4 महीने हो गए आपको वहाँ ठहरे हुए, ज़मानत ही आपकी 8 हफ्ते की, 16 हफ्ते हो गए आपको। आज तक इतने सीरियस बीमार हैं कि किसी हॉस्पिटल में नहीं गए,
कोई सर्जरी नहीं हुई, चले उनको भी छोड़ दे, इसके बावजूद इनको कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स जमा करवा दे। और वो मेडिकल बोर्ड जिसके लिए बड़ी वाह थी, बड़े खुश थे कि ये बहुत अच्छा मेडिकल बोर्ड है, अभी भी उसी मेडिकल बोर्ड को जब इनकी रिपोर्ट्स वापस आई हैं, 3 दिन लगातार उस मेडिकल बोर्ड ने मीटिंग की है, उन्होंने कहा जी हमें ये मुतमिन नहीं कर सके हैं, ये रिपोर्ट्स जो आप मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। तो भाई अगर आपको कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो पहले भी हम अदालत से जमानत लेकर गए हैं, ठीक है, हमारे खिलाफ अदालत चले जाइए। आज 10 दिन गुजर गए हैं, इस बात को भी जमानत को कैंसिल हुए, चलें आप अदालतों में कहीं नहीं जा रहे हैं। अल्टीमेटली हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है जो कानूनी और आईनी तौर पर हम पाबंद हैं, क्योंकि हम लोगों हमारी जिम्मेदारी है कि जब जमानत कैंसिल हो गई है तो हमने उसका कार्रवाई करनी है। इसलिए मैं समझता हूँ बजाय इसके कि अभी भी मैं शेख साहब से कहूँगा, बहुत सीनियर हैं, बहुत मैं इनका एहतराम करता हूँ, माशाल्लाह बहुत मैच्योर आदमी है, कि आप शेख साहब अभी अगर आपके पास रिपोर्ट्स पड़ी हैं तो अभी आप डॉक्टर फिजा के सामने रखते हैं, वो तो खुद डॉक्टर हैं, उनको बताएं कि ये रिपोर्ट्स हमने दी थी, हुकूमत नहीं मान रही है। आज तक 10 दिन गुजर जाने के बावजूद आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी को रिपोर्ट नहीं दिखाई। अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।